अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आज हम बाग आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में आलिया बल्दियाती इंतखाबात का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे कि ये 32 साल बाद हुए और इसके असरात क्या पड़ेंगे। जो इख्तियारात की बात की जा रही है, अभी भी लोगों में अभाम पाया जाता है कि क्या इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल होंगे या नहीं होंगे। बाग आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती इदारों में मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करेंगे और आम आदमी इस बारे में क्या सोच रखता है वो भी आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, नौ मुंतखब नुमाइंदे हैं सैयद आकब इरशाद साहब, इनसे बात करेंगे। आकब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मुंतखब हुए हैं। क्या समझते हैं कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात 32 साल के बाद इनका इनेकाद हुआ कितना ज़रूरी है, और क्या आप समझते हैं कि नई नौजवान लीडरशिप उभर के सामने आएगी और एक नर्सरी तैयार होगी? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासी जो नर्सरी है वो यहीं से वो स्टार्ट होती है। तो कुछ आप ये कह सकते हैं कि इजरादारी का निज़ाम था अरसा 32 साल से, जो नहीं चाह रहे थे कि ये चीज़ हो, वो वही बाप से बेटे की सियासत मुंतकिल की जा रही थी। और ये इंशाअल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि आप देखेंगे जो यूथ के अंदर, हमारे यूथ के अंदर जो टैलेंट है, और वो सियासी टैलेंट भी है, वो उन्होंने हर फोरम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे नौजवानों के पास वो डिग्रियां, वो टैलेंट था, लेकिन उनकी हक तलफी की जाती थी। और ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर ये जो इख्तियारात आए हैं, और यहाँ से इंशाअल्लाह एक हमारी नौजवान क़यादत उभर के सामने आएगी। क्या कहते हैं कि नौजवानों को इस इलेक्शन में कितना अच्छा मौका मिला है, और आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि लोगों को अपनी फील्ड चेंज करने का मौका मिला है। मैं सहाफ़त से मुंसलिक था और अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ना होते तो मैं उसी फील्ड के अंदर काम कर रहा होता। तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आए, मुझे एक मौका मिला और मेरे लोगों ने मुझे मुंतखब किया और मैं यहाँ कॉर्पोरेशन के वार्ड से मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है लोकल बॉडीज़ के अंदर लोगों के मसाइल को समझने का और उन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का। और वही किरदार अदा करने के लिए जो मौका मुझे मिला है, हमारी कोशिश ये होगी, जो हमारी टीम है उनको मिला के हम कॉर्पोरेशन के अंदर और दीगर जहाँ जहाँ हमारी अप्रोच होती है वहाँ से होकर लोगों के मसाइल के हल के लिए कोशिश करें। आप समझते क्या हैं कि बाग आज़ाद कश्मीर के वो कौन से बड़े मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मसाइल को एड्रेस किया ही नहीं गया। आपकी जो लेजिस्लेशन करने वाले लोग थे वो आपके लोकल मसाइल को उस तरह एड्रेस नहीं करते हैं। मसाइल को एड्रेस लोकल नुमाइंदा ही कर सकता है। और ये पहला मौका आया कि हर वार्ड की सतह पे, हर गली मोहल्ले की सतह पे, हर यूनियन काउंसिल की सतह पे लोगों को मुंतखब किया गया है और ये वो लोग सामने आए कि जो बुनियादी मसाइल को समझ सकते हैं और उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। अब अगर इन लोगों को, जो मैं समझता हूँ कॉर्पोरेशन के लेवल पर मसाइल मुख्तलिफ हैं, यूनियन काउंसिल के लेवल पे मसाइल मुख्तलिफ हैं, ज़िला काउंसिल के लेवल पे मसाइल मुख्तलिफ हैं। अब कैटेगोरिकली जब ये सारे मसाइल हल होने की तरफ आएंगे, लोग अपनी अपनी चीज़ें लेके लोकल बॉडीज़ के अंदर उन मसाइल को लेके इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आउटपुट आएगा जो कि रूटीन की लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों के जरिए नहीं आता। आज़ाद कश्मीर की तकदीर को बदला जा सकता है टूरिज़म के ज़रिए, लेकिन टूरिज़म पे आप समझते हैं कि उस तरीके से काम हो रहा है और कितना काम करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ प्राइवेट फर्म्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। जो आपका टूरिज्म कॉरिडोर का एक नक्शा था जिस पे काम हुआ, एक तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होती। अगर पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं। तो मैं समझता हूँ एक जो हमारा टूरिज्म कॉरिडोर है उसको प्रमोट करके उसको एक हकीकत की शक्ल देनी चाहिए। और दूसरा, दुनिया इस वक्त आ रही है, बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन आपने पेचीदा की होती है उसको आपको नरम करना पड़ेगा ताकि टूरिस्ट जो है वो बिला झिझक आपके खित्ते के अंदर आ सके और उसके बाद वो दुनिया को जाके बताते हैं और उसके बाद लोग आपकी तरफ आते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा ज़र्म बात रोना यही होता है कि हमारे पास पैसों की कमी है, लेकिन जब लोग आते हैं, वो जब पैसे खर्च करने यहाँ पे आते हैं, तो एक तो उनको यहाँ पे उस तरह की सहूलियात जो वहाँ पहुँचाई जानी चाहिए वो हमारे इदारे उनको नहीं पहुँचा सकते। तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको एक्टिव होना चाहिए। आपकी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सतह पे लोगों को इन्वॉल्व करके आप फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आएंगे भी।
جی ناظرین، آپ باغ آزاد کشمیر کے خوبصورت نظارے بھی دیکھ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں حالیہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. جس طریقے سے بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا، سردار سیاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل انہوں نے کی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. سردار صاحب، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو بلدیاتی انتخابات کا جو مرحلہ ہے 32 سال پہلے بھی دیکھا تھا اور آج خود اس میں حصہ لیا ہے اور کامیابی سمیٹی ہے. اور اس انتخاب کے اندر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ لوگوں نے ایک بڑا پازیٹیولی اس کے اندر حصہ لیا اور بڑے جذبے کے ساتھ لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور لوگ اس کے اندر چینج چاہتے ہیں. اور جیسے پہلے بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی یہاں کہ اس میں زیادہ لوگوں کو، نوجوان لوگوں نے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا اور نوجوانوں نے زیادہ کامیابی حاصل کی. اور لوگ ہمارے ایک نئی قیادت چاہتے ہیں. لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ینگ لوگ زیادہ آئیں، محنت کریں، علاقے کے اندر تبدیلی آئے. صحیح ہے، لیکن 32 سال پہلے جب الیکشن ہوا کرتے تھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خون خرابہ ہوتا تھا. آج نوجوان نسل نے شعور کا مظاہرہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے یہ میرے آپ کے لیے کہ جیسے حکومت وقت کے لیے ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سیکورٹی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے خود ذمہ داری کا احساس کیا اور پورے آزاد کشمیر سے آپ کو ایسا کوئی خون خرابے کی رپورٹ نہیں ملی. اور ہم نے یہاں باغ کے اندر تو ماشاءاللہ اتنا بھائی چارے والا ماحول دیکھا. کہیں کسی امیدوار کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی ووٹر کے درمیان مسئلہ نہیں ہوا، کہیں کوئی ہاتھا پائی تک بات نہیں پہنچی اور لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور اس کو مبارکباد دے کے اس کو لوگوں نے جو ہے وہ انجوائے بھی کیا اور اپنے جو جیت کو بھی تسلیم کیا اور ہار کو بھی تسلیم کیا. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو سائن بھی ہماری قوم کے لیے بھی، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ لوگوں کے اندر یہ شعور آ گیا کہ الیکشن جو ہے وہ ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ کوئی دشمنی نہیں ہے. اور آنے والے انشاءاللہ جنرل الیکشن میں لوگ اس کا پازیٹیو اس کا اظہار کریں گے تو اور زیادہ بھائی چارہ اس کے اندر بڑھے گا انشاءاللہ. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈز کے لیے ایم ایل ایز کی محتاجی ہوا کرتی تھی لوگوں کو، اب وہ محتاجی ختم ہونے جا رہی ہے؟ انشاءاللہ دیکھیں، ابھی میں بھی اکثر اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی ضرورت مند آدمی کو کسی چھوٹے منصوبے کے لیے بھی جب کسی ایم ایل اے صاحبان کے پاس جانا پڑتا تھا تو بڑی تگ و دو اور بڑی صبر آزما اس کو تکلیف سے گزر کے تو ان تک پہنچنا پڑتا تھا. اب دہلیز کے اوپر ہے، اپنے گاؤں کا ممبر موجود ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے فنڈز کو لگائے گا. تو یہ جو درمیان میں جو ایک شور تھا کہ کرپشن ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا جو ہے وہ فنڈز جگہ پہ نہیں لگ رہے، تو اب انشاءاللہ اس بات کی امید ہے اللہ سے کہ سارے لوگ بڑے دیانتدار بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لوگوں نے شعور کا بھی مظاہرہ کیا تو لوگ اس فنڈز کو زمین کے اوپر لگائیں گے اور یہ لگتا ہوا فنڈز انشاءاللہ 4 سالوں کے بعد آپ جیسے لوگوں کو نظر آئے گا اور آپ اس کو بیان کریں گے یہ فنڈز زمین کے اوپر لگے. بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ تو مکمل ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اختیارات جس کی امیدیں تھیں لوگوں کو وہ منتقل ہو جائیں گے؟ بلدیاتی الیکشنز چونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر 3 ڈیکیڈز یہاں پہ 32 سال کے بعد ان کا انعقاد ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں جتنے بھی لوکل کونسلر یہاں پہ نو منتخب ہوئے ہیں ہمارے، ان ساروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صحیح ہے، لیکن آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں ہم موجود ہیں اور باغ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ترقی کے لیے نوجوانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو کیسے انوالو کیا جائے تاکہ انویسٹرز آئیں اور یہاں تعمیر و ترقی مزید تیز ہو؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس حوالے سے. سر یہاں پہ فروٹس کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے ٹرمنڈس پوٹینشیل موجود ہے. یہ جتنے آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے موسٹلی یہاں کے جو جنگلی، ہم اس کو کاو بولتے ہیں، اولیو کی ایک شاخ ہے. اس کے اوپر ابھی چونکہ سیزن بھی چل رہا ہے، کلائمیٹ چینج اس ٹائم پوری دنیا کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے اور ایک چیلنج بنا ہوا ہے. 1/3 آف پاکستان اس ٹائم فلڈ میں گیا ہمارا، اور وہ بھی اسی کی کلائمیٹ چینج ہی کی وجہ سے گیا. تو بڑے لیول کے اوپر اس ٹائم پورے پاکستان میں پارٹیکولرلی یہ جگہ میں اس سیزن میں پلانٹیشن کی ضرورت ہے اور شارٹ ٹرم فروٹس مطلب لیمن بڑا زبردست یہاں پہ اس کا پوٹینشیل موجود ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو سسٹینیبل لائیولیہڈ اور انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز، یوتھ بڑے یہاں پہ انوالو بھی ہیں. جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اس کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے یوتھ کو. اور پھر یہ جو اچھی بریڈز کی، فار ایگزامپل اگر ہم اولیو کی مثال لیتے ہیں تو اس کی ٹریننگز اور اس کی وہ جو شاخیں ہیں ان کی ضرورت ہے. اسی طرح پولٹری اور ڈیری سیکٹر کے اندر بڑا زبردست اسکوپ موجود ہے، اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے. نوجوانوں کو بھی سر جوڑنے نہیں چاہیے آپ کہ جو کہ سرکاری ملازمت تو مل نہیں سکتی،
इस तरफ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए कोई इकदामात खुद भी उठाने होंगे? बिल्कुल सर, जहाँ बात है यहाँ पे एसोसिएशन लेवल पे बनी हुई है, विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ इदारों ने बनाई हुई हैं, एसोसिएशन में हैं, मुनज़्ज़म हैं, तैयार हैं हमारे लोग। ज़रूरत इस अमर की है कि उनको एक्सपोजर विजिट्स दिए जाएँ, उनको NARC में बुला के या इस तरह के अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जामियात हैं, वहाँ पे उनको हफ्ता 10 दिनों की इस तरह की ट्रेनिंग्स करवाई जाएँ, उनको इक्विप्ड किया जाए और उनको मैं समझता हूँ कि जब कहते हैं कि एमरजेंसी बेसिस पे, चूँकि अभी 1-2 माह ही है ग्राफ्टिंग का सीज़न और ये प्लांट कल्टीवेशन का, तो इसको बड़े अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में अगर देखें तो नौजवानों के हाथों में डिग्रियां हैं और रोज़गार नहीं है। आप भी फ़िक्रमंद हैं और क्या सजेस्ट करेंगे, क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को और नौजवान नस्ल को कि कैसे इस मसले का खात्मा किया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बड़ी बड़ी जामियात मौजूद हैं। वुमेन यूनिवर्सिटी मौजूद है, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी मौजूद है, पुंछ यूनिवर्सिटी है, कोटली में है, मीरपुर में है, और हर साल जो है वो हज़ारों की तादाद में डिग्री होल्डर्स जो है वो फारग तहसील हो रहे हैं। तो फिक्र करनी चाहिए गवर्नमेंट को, सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जो प्रोडक्शन हो रही है, इनके लिए हमारी प्लानिंग क्या है, इनको हमने कहाँ पे कंज्यूम करना है। तो इस तरह से जॉब्स तो इतनी नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसे वसाइल पैदा करने चाहिए, ऐसे बिजनेस और पैदा करने चाहिए जहाँ पे ये लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें और अपने मुल्क के लिए बेहतर जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। जंगलात की वजह से तो ओसन है, जंगलात ही खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे यहाँ जिस तरह से प्लांटेशन हो रही है वो कम है, लेकिन जो कटाई का काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इस पे हुकूमत को थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए। जंगलात की हिफाजत के लिए पूरा अमला मौजूद है, लेकिन वो भी मिलके मेरे ख्याल में वो इसकी कटाई में भरपूर हिस्सा अदा करते हैं। तो उनको रोकथाम होनी चाहिए इस मामले को। कटाई का अमल जो है वो रुकेगा तो जंगलात हमारी आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे हर मुल्क की खूबसूरती में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो जंगलात होंगे तो खूबसूरती होगी, और उसी की वजह से ये जो सेहत अफजा जो मामलात होते हैं वो भी पैदा होते हैं। मोहित, आप क्या कहेंगे कि जो बाग के मसले मसाइल हैं वो क्या हैं और कितनी तवज्जो की ज़रूरत है, और जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं आप समझते हैं कि ये मसले कम होंगे? जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो यहाँ पे अपने आज़ाद कश्मीर में रहें, सियाहत और तफरीह के लिए काम करें, और इस तरह की जो फंड्स वगैरह मिल रहे हैं इन पे काम करें ताकि वो खुद भी काम कर सकें, आज़ाद कश्मीर की माशियत के लिए भी काम कर सकें और अपना सर्कल भी चला सकें, जिससे हुकूमत को भी फ़ायदा हो सके। क्या कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का मरहला भी मुकम्मल हुआ, कैसे देख रहे हैं इस सारे अमल को कि आज़ाद कश्मीर की जो तकदीर है वो बदलेगी, इख्तियारात निचली सतह पे आएंगे, नौजवानों की बड़ी उम्मीदें हैं? देखें, आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और इसमें मैंने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया है। अब ये इलेक्शन का मरहला भी हो गया, हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो गई। अब जो चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िला के जो चेयरमैन है उसके इंतखाब के बाद इनको जब जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी हुकूमत की तरफ से, फिर ये कुछ डिलीवर करेंगे कि आवाम की जो इनके ऊपर तवक्कात हैं, अब देखते हैं कि वो किस तरह उस पर पूरा उतरते हैं। आवाम इंशाल्लाह कोशिश यही करेगी कि इनसे काम लिया जाए, जो लोग के मुंतखब नुमाइंदे हैं ये। आप क्या समझते हैं कि जो बाग के बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं और कितना जल्दी एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखें जी, बाग के तो बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो मेन शहर बाग का है वो बिजली का सबसे बड़ा मसला है। ये बोसीदा निज़ाम है बिजली का, और उसके बाद जो लोकल सड़कें हैं, पानी का बहुत बड़ा इशू है। जो स्कूल की जो इमारत हैं वो ज़लज़ले के बाद इस वक्त 50% कम्प्लीट हुई हैं, 50% अभी इसी तरह है। सर्दी गर्मियों में बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं, ये भी बड़ा फैक्टर है। हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में वो स्पेशल जो है वो इस पे काम करें। ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से एक
सिस्टम अपनाया जाए, तरक्की के ऐसे मॉडल को अपनाया जाए कि बाग आज़ाद कश्मीर तरक्की याफ्ता हो जाए? देखें जी, जब तक ये जो मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत की तरफ से इनको फ्री हैंड और जो है इक़्तिदार इनको मुंतखब नहीं किया जाता, मुंतकिल नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये कोई काम नहीं कर सकेंगे। अब जो इससे पहले हुकूमत जो वज़रा के अख्तियारात थे या उनको जो फ़ंड मिलते थे, जब तक ये फ़ंड इन लोकल मेम्बरान को नहीं मिलेंगे, मेरे ख्याल में तरक्की का जो पहिया है वो आगे जो है नहीं चल सकेगा। कितना ज़रूरी है कि नौजवानों के मसाइल को फौरी एड्रेस किया जाए? जिस तेज़ी के साथ नौजवान डिग्रियां लेके बेरोज़गार होते जा रहे हैं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं हुकूमत से। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है और उसके लिए जब तक यानी कि प्रॉपर हिकमत अमली से अगर कोई मनसूबाबंदी न हुई तो आइंदा आने वाले दौर में मज़ीद बेरोज़गारी होगी और इसी तरह से नौजवान जो है ना अब अपनी डिग्रियां जलाने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि नौजवानों को टेक्निकल तालीम की तरफ आना होगा, नौजवानों को सियाहत के हवाले से और ज़राअत के हवाले से जदीद तरीक़ों को अपनाना होगा, तब जाके बेरोज़गारी का भी खात्मा हो सकता है और तरक्की भी मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त टेक्निकली तकरीबन यानी हमारी यहाँ पे बहुत कमी है, वैसे यानी कि एजुकेशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और बाकी जो है ना एजुकेशन में हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर यानी इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। सियाहत के एतबार से जो आपने बात की है, सियाहत एक अच्छा इकदाम है, लेकिन उसको पॉजिटिवली किया जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन है। बाग शहर के अंदर वो कौन से बड़े मसाइल हैं जिनको फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है? बाग शहर के अंदर यानी इस वक्त सच्ची बात है कि जिस तरह अपना ट्रैफिक का बहुत सारा मसाइल हैं और तमीज़ और तरक्की के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, इंतज़ामी हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे यानी जिसकी लाठ यूज़ की बहस वाली बात है, जो जितना ताकतवर है उसके लिए कोई किसी किस्म का जो है ना यहाँ पे निज़ाम नहीं है। यहाँ गरीब और बेकस लोगों के लिए जो है ना दबोचा जा रहा है बार बार। जो सूरत हाल चल रही है, बेरोज़गारी एक बड़ा अंसर है आज़ाद कश्मीर में, आप क्या समझते हैं कि कैसे इस बेरोज़गारी को कम किया जा सकता है? वो कौन कौन से इदारे हैं या शोबे हैं जिन पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त जो है ना ये सारे मुल्क के अंदर ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को जो है ना इसमें कोई स्टेप्स लेने होंगे। उसमें यह है कि लोगों को आसान इकसात पे या जो है ना इंटरेस्ट फ्री लोगों को कर्जे दिए जाएं, ताकि लोग जो है ना अपने तौर पे कोई छोटी छोटी सनतें लगा के वहाँ पे लोगों को जो है ना ताकि रोज़गार भी मिले और उनका जो है ना आमदन जो है ना उसमें भी इजाफा हो। तो उससे जो है ना मैं समझता हूँ कि इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों का जो है ना म्यार ज़िंदगी उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जो खूबसूरती की बातें होती हैं, दरख्तों की वजह से ये आज़ाद कश्मीर का इलाका खूबसूरत है, आप समझते नहीं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाए जाएं और जो दरख्त पहले से मौजूद हैं उनके बचाव के लिए सबको मिल के किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल सही है। दरख्त जो है ना ये इस माहौल, माशरे, इस ज़मीन की खूबसूरती भी हैं और यकीनन इनसे जो है ना हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और ये जो कटाव होता है ज़मीनों का उसका भी बचाव इन दरख्तों से मुमकिन है। तो उसमें यकीनन जो है ना ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी इस पे काम हो रहा है और ज़ाती हैसियत में भी लोग जो है ना अपनी ज़मीनों के अंदर ये कर रहे हैं। जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, कितना आप मजबूती से और जानदार तरीके से हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इख्तियारात को जो है ना हुकूमतों को चाहिए कि वो इसको ग्रास रूट लेवल से जो है ना इनको इख्तियारात मुंतकिल करे।
یہ ضروری ہوتا ہے یہ بااختیار بنایا جائے. ایسے نہیں ہے کہ الیکشن تو کروا دیے, اختیارات جو ہے نا منتقلی سطح پر جب تک منتقل نہیں ہوں گے اس وقت تک عوام کے مسائل حل ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ جو نمائندگان آپ کے جو ہے نا لوکل کونسل سے یا جو میونسپل کارپوریشن سے ہوتے ہیں ان کو مسائل کا بخوبی ادراک ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کے مسائل کیا ہیں. جو حکومتی ایوان میں بیٹھے لوگوں کو اتنے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا جتنے یہ لوگوں سے ملتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگوں کے مسائل ہیں, ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری بات ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو حقیقی معنوں میں اختیارات کو منتقل کیا جائے گراس روٹ لیول پہ جو ہے نا لوکل کونسل کی سطح پر. جی ناظرین, صدر انجمن تاجران پونچھ ڈویژن حافظ طارق محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب, آپ بھی اس عمل کا حصہ رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ کتنا یہ اچھا قدم ہے اور اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے لیے آپ کی کتنی جاندار آواز ہوگی جو حکومت تک آپ پہنچائیں گے؟ جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں تو یہ بہتر ظاہر ہے مسائل جو سمجھتے بھی ہے عوام میں سے ہیں, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے جو ہے وہ باغ جو ہے کن مسائل کا شکار ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا شہر کے اندر جو ہے موٹر سائیکل ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ کھڑی کرنے کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے. اور جب میونسپل کارپوریشن کو فنڈ دیا جائے گا, بلدیاتی جو یہاں پہ نمائندے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو باغ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% بہتری آئے گی. آپ لوگوں کو اس طرف بھی لا سکتے ہیں کہ زراعت پہ وہ توجہ دیں, اپنی زمینوں پہ توجہ دیں. یہاں پھل فروٹ ہو سکتے ہیں, یہاں تازہ سبزیاں ہو سکتی ہیں اور اناج ہو سکتا ہے, گندم ہو سکتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آزاد کشمیر میں اس وقت جو سب سے ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زمینوں کے اوپر توجہ دیں. اور ابھی یہ شہر کے قریب ساتھ میری زمین ہے, میں نے اس دفعہ وہاں سے جو ہے 15 سے 16 من جو ہے اس شہر کی زمین سے مکئی جو ہے وہ پیدا کی ہے. اور ابھی بھی چل کے دیکھیں وہاں پہ لہسن جو ہے وہ تقریباً جو ہے 6-7 کنال کے اوپر لہسن لگا ہوا ہے, اور گندم وہاں پہ جو ہے میں نے بیجی ہوئی ہے. اور اگر لوگ دیہاتوں کے اندر, اور پچھلے 15-20 سال سے ہمارے لوگ جو ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے, زمین اس کی بنجر پڑی ہوئی ہے, میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا, وزیر زراعت سے کروں گا کہ سرکاری سطح پہ پابندی لگائیں اور پٹواریوں کی یہ ڈیوٹی لگائیں کہ جس کے پاس 15 کنال سے زائد اگر کوئی رقبہ ہے, مکانوں کی جگہ سے اضافی جو ہے نا وہ کھیت خالی پڑے ہوئے ہیں, وہاں سرکاری طور پہ اس پہ جرمانہ ہونا چاہیے. اور شہر کے قریب اگر کوئی اس طرح کی سرکاری زمین ہے وہ آمد ہے, ہم سارے اس میں جو ہے فصل کاشت کریں گے, اس کا ان کو رینٹ بھی دیں گے, اپنی فصل جو ہے نا وہ پیدا کی جائے اور اس میں ملاوٹ بھی نہیں ہوگی اور لوگوں کی صحت بھی ہوگی. جب لوگ کھیتوں میں جائیں گے وہاں جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس میں کھیتی باڑی کریں گے تو اس کی ایکسرسائز بھی ان کو ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس فصل سے جو ہے ان کو نفع بھی دے گا. تو آزاد کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ابھی جو موسم آ رہا ہے اس میں لوگ جو ہے وہ پھلدار درخت بھی لگائیں اور اپنے کھیت آباد کریں, سرکاری سطح پہ پابندی ہو. جس کا بھی اگر جو ہے نا وہ کہیں کھیت بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی کاشت نہیں ہوئی ہے اس کو جرمانہ کریں, اس کو سزا دیں کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ کھیت آباد کرے اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کا جو ہے نا وہیں سے حاصل کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ اپنائے. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے, اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی. آزاد کشمیر کی حکومت کو, آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور نوجوانوں کو بالخصوص آگے بڑھنا ہوگا اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا, زراعت پہ توجہ دینی ہوگی, تب جا کے آزاد کشمیر ایک خوشحال ریاست بھی بن سکتی ہے اور بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو باغ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.